कैसा चल रहा है तुम सबका अटैक मोड, कैसी चल रही है तुम सबके अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की प्रेपरेशन। आई नो बहुत लंबी छुट्टी है, लेकिन क्या इस छुट्टी में मजे करने हैं? नहीं, इस सारी के सारी छुट्टियों को हमें यूटिलाइज करना है और हमें अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में 80 आउट ऑफ 80 लेके आने हैं। एंड आई कैन गारंटी यू, तुम में से हर वो बच्चा जिसने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, वो बच्चा भी सिर्फ इन दिनों को यूटिलाइज करके 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकता है। इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में, अकाउंट्स जैसे न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट में भी। मैथ्स है, अप्लाइड मैथ्स है, तो उसका चैनल ऊपर तुम्हें मिल जाएगा, वहां भी अटैक मोड फुल ऑन तेजी से चल रहा है। तो तुम्हें किस चीज का वेट है? तुम्हारे टीचर्स तुमसे ज्यादा मेहनत करेंगे, तुम्हें हर एक चीज की रिवीजन कराई जाएगी, हर एक चीज के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तुम क्यों पीछे बैठे हो? तुमने अगर अभी तक पिछले 2 दिनों की वीडियोस नहीं देखी तो जाओ पहले वो वीडियोस कंप्लीट करो, फिर ये वीडियो कंप्लीट करो बेटा, जो तुम्हारे 80 आउट ऑफ 80 हमें लेकर आने। हम SRCC के एल्यूमिनाइज हैं, SRCC से पास आउट है, और बस इतना गोल है कि हर वो बच्चा जो हमें सुन रहा है ना, वो भी हमारी तरह एक टॉपर बने, वो भी अपने ड्रीम कॉलेज SRCC, हिंदू, हंसराज, नॉर्थ कैंपस, जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, तुम उसको पाओ, तुम उसको क्रैक कर सको। सिर्फ 12th के बोर्ड्स तक नहीं, CUET तक तुम्हारा साथ देंगे। तो शुरू करते हैं अटैक मोड की आज की डे 3 की वीडियो, जहां पे तुम मेरे साथ प्रॉमिस करोगे कि तुम सारी की सारी सीरीज को फॉलो करोगे और 80 आउट ऑफ 80 लाकर दिखाओगे। लेकिन उससे पहले अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाओगे और मुझे बताओगे कि तुमने अभी तक कितना पूरा कर लिया है। अगर 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहते हो ना बेटा, तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो, बहुत ज्यादा मोटिवेशन आएगी पूरी सीरीज को फॉलो करने की और 80 आउट ऑफ 80 लाने की। शुरू करते हैं हमारी सीरीज को, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को हमारे पहले चैप्टर नंबर 5 के साथ। इंडियन इको के पहले 4 चैप्टर हम कर चुके हैं, 5th चैप्टर आज हम करने वाले हैं, जो चैप्टर है हमारा रूरल डेवलपमेंट के बारे में। नोट्स का, हर चीज का लिंक नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे सब चीज अपलोड हो गई है। तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 हो गए हैं, क्वेश्चन भी हो गए हैं। रूरल डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन, रूरल डेवलपमेंट का मतलब समझते हैं। देखो, रूरल मतलब विलेज एरिया, ठीक है, गाँव का एरिया, उसकी हमें डेवलपमेंट करनी है। मतलब मुझे सिर्फ फार्मिंग की डेवलपमेंट नहीं करनी है, मुझे ओवरऑल रूरल लाइफ को डेवलप करना है। तो रूरल डेवलपमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की जिंदगी को इंप्रूव करना, लोगों की इकोनॉमिक वेलबींग को इंप्रूव करना रूरल एरिया में। हर कोई जो रूरल एरिया में रह रहा है उसको जो है इंप्रूव करना, ठीक है। ऐसे एरियाज जहां पे कम लोग हैं, जहां पे कम डेवलपमेंट है, उनको अगर हम इंप्रूव करेंगे, अगर हम रूरल एरियाज को इंप्रूव करेंगे, जहां पे खेती बाड़ी होती है, फार्मिंग होती है, जहां पे स्कूल कम है, अगर वहां पे हम इंप्रूवमेंट लाएंगे तो हमारे रूरल एरिया की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस है, कंटिन्यूअसली और बहुत ज्यादा अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली हमें इंप्रूव करना है हमारे रूरल एरियाज को, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें क्या क्या दिमाग में रखने हैं, क्या कीवर्ड्स दिमाग में रखने हैं। पहली चीज कि हमें रूरल डेवलपमेंट के अंदर क्या करना है, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, लोग ज्यादा काम करने लग जाएं, लोगों की वेजेस बढ़ानी है। हम इतना डेवलपमेंट, इतना इंफ्रा, इतनी फैसिलिटीज डेवलप करें कि लोगों को ज्यादा वेजेस मिलने लग जाए। हम क्या करें, एम्प्लॉयमेंट गारंटी करें रूरल एरिया के लोगों के लिए, चाहे फार्मिंग में चाहे नॉन फार्मिंग जगह पे, कहीं भी सरकार उनको एम्प्लॉयमेंट गारंटी करे, क्योंकि रूरल एरिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन भी तो रहती है, तो मेजॉरिटी लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो देनी पड़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जाए, नोटेबल डिक्लाइन आए अंडर एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ठीक है। इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देखो अर्बन एरिया के लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, रूरल एरिया के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना अच्छा नहीं होता, तो अंडर प्रिविलेज जितनी भी मेरी पॉपुलेशन है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज किया जाए, और एटलीस्ट सबसे पहले उनको बेसिक नीड्स दी जाए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, रूरल रोड्स एटसेट्रा। तो रूरल एरिया के लोगों को बेसिक नीड्स उनकी पूरी कराई जाए, एम्प्लॉयमेंट दी जाए, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करी जाए, अच्छी फैसिलिटीज दी जाए, अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छी हेल्थ और अच्छी वेजेस उनको गारंटी करवाई जाए। ये हम बोलेंगे रूरल डेवलपमेंट में। कैसे करेंगे ये रूरल डेवलपमेंट, हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो बताया कि क्या क्या करना चाहिए उसमें, ठीक है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज, अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करो। ह्यूमन रिसोर्स का था चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ह्यूमंस को एजुकेशन दो, हेल्थ दो, माइग्रेशन, ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन, इन सब चीजों पे खर्चा करो, है ना, पढ़ा था ना। उन्हीं सभी चीजों को लिख दो कि ह्यूमंस को अच्छी एजुकेशन दो, अच्छी हेल्थ दो, अच्छी सैनिटेशन दो, ठीक है, साफ सुथरी जगह दो, उनको अच्छी ट्रेनिंग दो, अच्छे स्किल्स उनके डेवलप करो, अच्छी पढ़ाई लिखाई दो, तो ह्यूमंस डेवलप होंगे रूरल एरिया के, ठीक है ना। फिर है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें डेवलप करना है, ठीक है। वहां पे हमें अच्छी रोड्स चाहिए, बिजली, पानी, बैंक्स, क्रेडिट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हर एक चीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें इंप्रूव करनी है, क्योंकि एग्रीकल्चर ना शुरू से बहुत बुरी हालत में है हमारे देश का, तो हमें एग्रीकल्चर में हर एक फैसिलिटी को, हर एक चीज को इंप्रूव करना है। लैंड रिफॉर्म, चैप्टर नंबर 2 में आए थे लैंड रिफॉर्म। क्या बोला था? लैंड सीलिंग, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, लैंड टू द टिलर,
इंटरमीडियरीज को खत्म करो और जो कोई लैंड पे काम कर रहा है गरीब मजदूर उसी को लैंड की ओनरशिप दो। तो लैंड किसको देना है? टिलर को देना है, ठीक है ना। रूरल पुअर का जो लैंड बेस है उसको इंप्रूव किया जाए, उनके सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस को इंप्रूव किया जाए। तो लैंड रिफॉर्म में लैंड सीलिंग, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी के बारे में आप लिख सकते हो। गरीबी को हटाया जाए, ठीक है। 22% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज स्टिल पुअर और बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड उन 22% में से 75% लोग जो है गरीब जो है वो रूरल एरिया में रहते हैं। तो मेरे भारत देश की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 22% गरीब है। वो गरीब जितने लोग हैं उन सारे गरीबों में से 75% यानी कि अप्रोक्सीमेट 27 करोड़ लोग, गरीब लोग सिर्फ और सिर्फ रूरल एरिया में रहते हैं। तो हमें रूरल एरिया में से गरीबी तो भैया निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज अच्छे अच्छे डेवलप करो जिससे कि हमारे जो है फार्मिंग जो है और ज्यादा पहले से बेटर हो सके। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज अपने फुल पोटेंशियल पे हम यूज कर सके, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करें, एम्प्लॉयमेंट हम ज्यादा लेकर आए, फार्मिंग में भी, नॉन फार्मिंग एरियाज में भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम रूरल एरिया में डेवलपमेंट ला सकते हैं। ये आता है हमारा बेटा जी सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि मेन हाईलाइट है पूरे चैप्टर में। सबसे ज्यादा हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो रूरल क्रेडिट में हम सबसे ज्यादा क्या पढ़ने वाले कि रूरल एरिया के लोगों को, ये जितने भी हमारे फार्मर लोग हैं, जितने भी हमारे फार्मर भाई बंधु हैं, इन लोगों को पैसा चाहिए होता है अपना फार्मिंग करने के लिए। देखो कोई पैसा इनको दे दे लेकिन इनको कोई पैसा देता नहीं है, ठीक है। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, इनको पैसा क्यों चाहिए, क्यों इनको पैसा नहीं मिलता और कैसे हम इनको पैसा दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहली चीज क्या आती है, ग्रोथ ऑफ द रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल to realize the high productivity in agriculture and non-agriculture sectors. In agriculture, farmers are in strong need of money, current मतलब money, due to long time gap between sowing and realization of income. देखो हमें कम से कम कई बार ना 6-6 महीने लग जाते हैं एक पर्टिकुलर फसल को उगने में, कि 6 महीने पहले तुमने उसके जो सीड्स हैं वो सो करे थे, फिर 6 महीने तक उसको तुम इरिगेशन देते हो, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स देते हो, 6 महीने बाद जाके वो हार्वेस्ट क्रॉप तुम करते हो। इस 6 महीने के बीच में फार्मर को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है सीड्स पे, फर्टिलाइजर्स पे। उस इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए क्योंकि 6 महीने बाद जाके हार्वेस्ट होगा, तब फार्मर को इनकम मिलेगी। उसके बाद 6 महीने तक फार्मर को कोई इनकम नहीं मिलेगी। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। तो बहुत लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है रूरल एरिया में, जिसकी वजह से हमारे जो फार्मर्स है उनको लगातार पैसा चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग नीड है लगातार पैसे की, ठीक है, ताकि वो अपनी फैमिली की सारी नीड्स पूरी कर सके, ताकि वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कर सके, फिर वो अपनी फैमिली की सारी नीड्स पूरी कर सके। इसलिए उनको हमेशा लोन चाहिए होता है क्योंकि एक लंबा टाइम पीरियड होता है सीड्स को सो करने में और हार्वेस्ट करने के बीच में। इस बीच उनके जो है इनकम जीरो होती है, ठीक है। सो क्रेडिट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट। तो उनको लोन चाहिए होता है ताकि वो अपने सारे काम अच्छे से कर सके, ठीक है। अगली चीज इसके बाद आती है, अब हमें ये तो समझ आ गया कि उनको रूरल एरिया में हमें लोन क्यों चाहिए, क्योंकि 6 महीने तक फार्मर की कोई इनकम हो नहीं रही, उनको इन्वेस्टमेंट भी करनी है, घर भी चलाना है, तो उनको लोन चाहिए। अब लोन मिलेगा कहाँ से, ठीक है। सोर्सेस क्या होंगे रूरल क्रेडिट के, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। क्या सोर्सेस होंगे, तो 2 सोर्सेज होते हैं, एक तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में हमारे पास आते हैं हमारे बैंक और ये सारे लोग, ठीक है। इसमें मेनली कौन आती है, हमारी सरकार आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है, कोई म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई भी बैंक जैसे ऐसे इंस्टीट्यूशन इसमें आते हैं बेसिकली, ठीक है। पहले 1950 के करीब देखा जाए तो सिर्फ 7% जितना भी फार्मर्स को लोन मिलता था, टोटल लोन में से सिर्फ 7% कहां से मिलता था, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से मिलता था। और आज के डेट में अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द टोटल लोन कौन दे रहा है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज दे रहे हैं। तो हो क्या रहा है, हमने क्या बोला है यहाँ पे कि देखो जो फार्मर है, फार्मर को लोन कौन देगा, या तो बैंक देगा, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज देंगे, या फिर लैंडलॉर्ड्स, जमींदार है ना, फैमिलीज, फ्रेंड्स, वो लोग देंगे। अब अगर जमींदार लोन देगा वो तो भैया डेट ट्रैप में फंसा देगा। जमींदार अगर फार्मर को लोन देगा तो फार्मर को एक्सप्लॉइट करेगा। तो फार्मर कहता है मुझे जमींदार से लोन नहीं लेना, मुझे लोन लेना है बैंक से। तो पहले बैंक लोन देता नहीं था क्योंकि बैंक की अपनी मजबूरियां थी। तो बैंक लोन पहले सिर्फ 7% होता था टोटल लोन में से, लेकिन अब 70% बैंक से, इंस्टीट्यूशन से लोन मिलता है और बाकी 30% अब नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि जमींदार लोगों से लोन लिया जाता है। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्स में क्या क्या है, कोऑपरेटिव क्रेडिट। कोऑपरेटिव मतलब सारे फार्मर्स इकट्ठे मिलके आए, सबने इकट्ठे मिलके थोड़ा सा पैसा जोड़ लिया, उस कॉमन पैसे में से जिसको भी जरूरत होती है उसको लोन दे दिया जाता है और लोन एक बहुत ही सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है, ठीक है ना, इस केस में। तो यहाँ पे मेन गोल क्या है कि फ्री हम करें इंडियन पीजेंट्स को फ्रॉम द मनी लेंडर्स, उनको मनी लेंडर के
के दबाव से छुड़वाएं, उनको सस्ते रेट पे हम लोन दें, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, स्मॉल और मीडियम साइज जो फार्मर्स हैं वो अपनी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। सारे फार्मर्स इकट्ठे मिलके आएंगे, अपना अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा पैसा जुड़ जाएगा, वो उस पैसे से अपने ही आपस में दोस्तों को लोन दे सकते हैं। फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक, जो लैंड के बदले में जिस भी किसी फार्मर के पास लैंड होता था उसको जो है उसकी प्रॉपर्टी के बदले में ये लोन देने लग गए थे। एंड अगेन काफी अच्छे रेट पे ये लोग लोन देते थे, काफी इससे जो है इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। रीपेमेंट भी इससे लोग कर देते थे क्योंकि उनका लैंड जो है वो गिरवी रखवाया जाता था यहाँ पे लोन लेने के लिए। कमर्शियल बैंक क्रेडिट, ये कमर्शियल बैंक तो वही है अपने IDBI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, ठीक है ना। तो जब हमारे बैंक्स ना नेशनलाइज हुए 1969 में, इसका क्या मतलब है कि सरकार ने ना सारे प्राइवेट बैंक्स को बोला था अब से तुम प्राइवेट नहीं हो, अब से तुम्हारा ओनर कौन है, सरकार, अब से सारे बैंक कौन चलाएगा, सरकार चलाएगी। तो जब सरकार ने अपने कंट्रोल के अंडर लिए बैंक 1969 में, तब सरकार ने जाके इन बैंक्स की ब्रांचेस खोली रूरल एरिया में और रूरल एरिया में लोन देने शुरू किए, ठीक है। फिर रीजनल रूरल बैंक, जो हर रीजन के अपने छोटे छोटे बैंक खुल जाते हैं, सरकार खोल देती है हर रीजन में छोटे छोटे बैंक, ठीक है। जैसे SBI तो एक बहुत बड़ा बैंक है जो पूरे देश भर में देखने को मिलेगा, वो एक पर्टिकुलर रीजन का नहीं है, पर ऐसे ही हर रीजन के अपने छोटे छोटे SBI हैं, हर रीजन के अपने छोटे छोटे बैंक होते हैं, उनको हम बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं फार्मर्स को लोन दिलाने में। बेसिकली काम तो सारे सेम ही कर रहे हैं, सारे लोन दे रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं और फार्मर्स को लोन दे रहे हैं, ठीक है। अब उन्हीं के अलग अलग नाम है। लैंड डेवलपमेंट लैंड के बदले में देता है, रीजनल रूरल बैंक पूरे देश भर के बड़े बैंक नहीं होते, एक किसी पर्टिकुलर रीजन में खुलते हैं, उस रीजन में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोन देने के लिए। अब नाबार्ड क्या है, सारे रूरल बैंक्स का जो मेन हेड है, सारे रूरल बैंक्स का जो मेन हेड है उसको बोला जाता है नाबार्ड, उसको बोला जाता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वो एपेक्स बैंक है जो पूरी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो रूरल क्रेडिट के एरिया में काम कर रहे हैं उन सबका ध्यान रखता है। जितने भी कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव है, रीजनल रूरल बैंक है, उनका ध्यान रखता है, वो कुछ गड़बड़ी ना करें, वो सब कुछ सही से करें और उनकी मदद करता है नाबार्ड। जैसे कि कमर्शियल बैंक्स के लिए RBI है, रूरल बैंक्स के लिए नाबार्ड है, ठीक है जी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर सिमिलर टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि फिर से लोग अपना मिलकर के जो है पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और आपस में सेल्फ खुद से ही खुद की आपस में पूरे ग्रुप की मदद कर लेते हैं, वो होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। और फिर से अपने जितने भी मेंबर होते हैं उनको सस्ते रेट पे ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है जी। फिर आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कौन आते हैं, कोई मनी लेंडर हो गए, ठीक है, कुछ एजेंट्स होते हैं, कुछ जमींदार होते हैं, कोई रिलेटिव्स होते हैं, कोई फ्रेंड्स होते हैं। अब ये जो जमींदार है ये हमें पता है कि ब्रिटिशर्स के टाइम से बहुत अमीर है, तो ये क्या करते थे, गरीब फार्मर को पहले लोन देते थे, फिर वो गरीब फार्मर लोन चुका नहीं पाता था, फिर ये उसको एक्सप्लॉइट करते थे कि आके हमारे लैंड पे काम करो, हमारे लिए काम करो, ठीक है। तो ये एक्सप्लॉइट करते थे, ये बहुत ज्यादा डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते थे कि फार्मर कभी डेट से बाहर निकल ही ना पाए और उनका नौकर बन के रह जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके के काम कर रहे थे। पहले कितना था, ये 93% था, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था इंस्टीट्यूशनल वाला कितना था 7%, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल कितना हुआ 93%। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कितना है, टोटल रूरल क्रेडिट का 70% रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से आता है, तो 30% रूरल क्रेडिट नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से आता है, ठीक है। तो अब सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि अब जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी पकड़ से बाहर निकले फार्मर और बैंक से लोन लेने लग जाए, तो काफी अच्छा काम किया है हमारे देश की सरकार ने इस मामले में, ठीक है। मेजर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या है, देखो सबसे पहले मनी लेंडर, जो कि मनी जिनके पास बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जो बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, तो फिर वो अपना पैसा लेंड करते रहते हैं और बदले में क्या करते रहते हैं, जो भी फार्मर्स है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उनके अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं और उनको डेट ट्रैप में फंसा के रखते हैं ताकि वो उनके नौकर बने रहें, ठीक है। ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट, ट्रेडर और कमीशन एजेंट होते थे। एजेंट मतलब बेसिकली अगेन जैसे एजेंट होते हैं जो अपने मालिक के बिहाफ पे फार्मर को लोन दे रहा है, ठीक है। ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट गिव लोन टू द एग्रीकल्चरिस्ट फॉर प्रोडक्टिव रीजंस बिफोर क्रॉप मैच्योरिटी। अब ये क्या करते थे ना, पहले लोन दे देते थे और बाद में क्या बोलते थे कि तुम अब लोन के बदले में मुझे इंटरेस्ट तो दोगे, उसके साथ साथ क्या करोगे, तुम्हारी जो भी फसल होगी वो मुझे बेच दोगे एक सस्ते दाम पे, मार्केट में नहीं बेचोगे बल्कि मुझे बेच दोगे एक सस्ते दाम पे अपनी क्रॉप्स, और फिर मैं तुम्हारे क्रॉप्स को बाजार में लेके जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे क्रॉप्स को बाजार में लेकर जाऊंगा और उसको महंगे दाम पे बेचूंगा। यूजुअली जितनी भी कैश क्रॉप्स होती थी उनके लिए ये एजेंट्स इस तरीके के लोन देते थे, ठीक है। तो फार्मर्स को बोला जाता था कि तुम अपनी क्रॉप हमें सस्ते में बेचो और हम उसको जाके बाद में जो है बाजार में महंगे में बेचेंगे, ठीक है।
फिर तुम अपने रिलेटिव से ले सकते हो, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं वो आपको लोन दे देते थे। और जितने भी अमीर जमींदार होते थे, उनके जो टेनेंट्स होते थे, कल्टीवेटर्स होते थे, फार्मर्स होते थे, उनसे उनको जो है लैंडलॉर्ड्स अपने टेनेंट्स को, फार्मर्स को लोन देते थे। अगेन इसमें भी वो लोग काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, उनको फोर्स किया जाता था कि भाई तुम इनके अकॉर्डिंग ही काम करो, क्योंकि अब तो तुमने लोन ले लिया, अब तुम इनके नौकर बन गए। तो वो ऐसे नौकरों की तरह उनसे काम करवाते थे लोन के बदले में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होती थी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में। इसीलिए हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार क्या लेकर के आई, फाइनेंशियल क्रेडिट के लिए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लेकर आई, बैंक्स लेकर आई, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक लेकर आई, नाबार्ड लेकर आई, ठीक है। चलो अब प्रॉब्लम क्या क्या है, अब रूरल बैंकिंग सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। रूरल बैंकिंग रेफर्स टू द बैंकिंग सर्विसेज एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स रिजाइडिंग इन द रूरल एरियाज। ऑब्वियस सी बात है, जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, जब उनको बैंकिंग सर्विस मिलती है तो उसको हम रूरल बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। ऑफन विद लिमिटेड असेस टू द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। रूरल एरिया के लोगों को लिमिटेड ही असेस होता था ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम का, उनको ज्यादा असेस हो नहीं पाता था, ठीक है ना। तो उनको जो है हर तरीके की सर्विस देना, सेविंग्स अकाउंट, लोन, इंश्योरेंस, हर तरीके की उनको सर्विस देना, ये काम करते थे रूरल बैंकिंग सिस्टम में। जो हमने ऊपर पढ़ लिया है कि बैंक्स आए और बैंक्स ने अब 70% ऑफ जो फार्मर्स है वो बैंक से ही लोन ले रहे हैं, 70% ऑफ रूरल लोन्स बैंक से ही मिल रहा है। अब बैंक्स आ गए हैं, बैंक्स अच्छा काम करे, पर स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात हम करते हैं। पहली चीज इनसफिशिएंसी, ठीक है। द वॉल्यूम जो और रूरल क्रेडिट का है वो इनसफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू द डिमांड। मतलब कि अगर हमारे फार्मर्स 10 करोड़ का लोन मांग रहे हैं, बैंक्स के पास 10 करोड़ है ही नहीं लोन में देने के लिए, बैंक्स के पास फॉर एग्जांपल सिर्फ 7 करोड़ है, इसको बोला जा रहा है इनसफिशिएंट, कि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है, बैंक्स को इतना पैसा सैंक्शन ही नहीं किया गया रूरल एरियाज के लिए, ठीक है। इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब इनसफिशिएंसी में तो बोला कि जहां पे भी ये बैंक है वहां पे भी कम पैसा है, इसमें बोला जा रहा है कि ये बैंक हर जगह है ही नहीं, पूरे भारत देश के हर रूरल एरिया में, हर विलेज में ये बैंक्स है ही नहीं, ठीक है। और जहां पे है वहां पे भी इनफ पैसा इनके पास है नहीं। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, इनको ज्यादा पैसा सैंक्शन किया नहीं जाता। अगर एसबीआई है, आईडीबीआई है, एक्सिस बैंक है, ये अर्बन एरिया में तो करोड़ों का लोन दे देंगे, पर रूरल एरिया के लिए ज्यादा इनको लोन सैंक्शन किया ही नहीं जाता। ये बोलते हैं कि एक लिमिट है कि रूरल एरिया में इससे ज्यादा हम लोन दे ही नहीं सकते, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट फार्मर्स डाइवर्ट सच लोन्स फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पसेस व्हिच डाइल्यूट द वेरी पर्पस ऑफ लोन। क्योंकि जो लोन है वो इतना कम है कि फार्मर उससे अपनी खेती बाड़ी कर ही नहीं पा रहा, तो फार्मर उसको कहीं और ही यूज कर रहा है, वो भी दिक्कत है। जो सबसे गरीब फार्मर है, जिसके पास कुछ नहीं है गिरवी रखवाने को, उसको तो बिल्कुल ही लोन नहीं दिया जा रहा, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत थी, ठीक है, जिसको थोड़ी बहुत क्रेडिट वर्दीनेस है, कुछ वो गिरवी रखवा सकता है, उसको लोन दे दिया जाता है। ग्रोइंग ओवरड्यू, फार्मर लोन लेता है, लोन लेके फसल उगाता है, कई बार फसल अच्छी नहीं हो पाती, कई बार कुछ लॉस हो जाता है, तो फार्मर को दोबारा लोन लेना पड़ता है, दोबारा लोन लेता है और इंटरेस्ट, फिर और इंटरेस्ट भरने के लिए और लोन, तो लोन पे लोन बढ़ता जा रहा है। तो फार्मर्स जो है गरीबी में दबते जा रहे हैं, लोन्स में दबते जा रहे हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चरल लोन में डिफॉल्ट रेट बहुत ज्यादा है। एग्रीकल्चरल लोन में कि फार्मर कभी लोन तुम्हारा वापस ही नहीं करेगा, और फार्मर के पास कुछ होगा भी नहीं कि तुम फार्मर का कुछ बेच के लोन दे दो, वापस कर दो, नहीं, फार्मर के पास कुछ ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो विच इज वाई एग्रीकल्चर में जो लोन है वो काफी बार बैंक्स नहीं देते, काफी बार फार्मर्स मना कर देते कि हमारे पास पैसा है ही नहीं, इवन तो पैसा होता है फिर भी फार्मर्स मना कर देते कि हम तो पैसा वापस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बैंक्स को डर लगता है कि यार हम फार्मर्स को लोन देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि लोन चुकाने का पैसा फार्मर के पास होता नहीं, पैसा होता है तो कई बार वो जानबूझ के मना कर देते हैं, हम इनको लोन देते हैं, खेती बाड़ी नहीं करते, अनप्रोडक्टिव जगह पे लगा देते हैं, और इनके पास कोई कोलेटरल भी नहीं है देने को, ये कुछ गिरवी रखवाए वो भी नहीं है, तो बैंक्स को डर लगता है कि हमें फार्मर्स को लोन नहीं देना चाहिए, ठीक है। जो बैंक देना चाहता है उसके पास इनफ पैसा नहीं है, वो इनफ गांव में प्रेजेंट नहीं है, तो काफी सारे इश्यूज हैं हमारे रूरल बैंकिंग सिस्टम में। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रूरल क्रेडिट सिस्टम, जहां हमने पढ़ा इंस्टीट्यूशनल सोर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स और इश्यूज इन द रूरल बैंकिंग सिस्टम। अगली चीज मेरे पास आती है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। अब मार्केटिंग तुम बेटा अकाउंट बिजनेस स्टडीज में डिटेल में पढ़ चुके हो कि मार्केटिंग में क्या होता है, देखो यहां से पढ़ लो बस। मार्केटिंग में क्या होता है तुमने डिटेल में पढ़ा कि तुम जो है प्रोडक्शन से लेके कस्टमर तक सामान पहुंचाने में जो कुछ करते हो, असेंबलिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, पैकेज, ग्रेडिंग, जो कुछ करना है, ठीक है, प्रोडक्शन से लेके कस्टमर तक सामान पहुंचाने में, उन सभी चीजों को मार्केटिंग बोलते हैं। अगर वही सारी चीजें आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के साथ कर रहे हो तो वो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बन जाएगी। सिंपल। इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हो? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को रेगुलेटेड मार्केट, रेगुलेटेड का मतलब होता है सरकार रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए और सरकार बोले कि ऐसे ऐसे काम किया जाएगा। तो सरकार ने क्या किया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी बिठाई
ठीक है, और बोला कि हम जो है फेयर प्राइस देंगे हमारे फार्मर्स को और फार्मर्स को एक्सप्लॉइट नहीं होने देंगे। एपीएमसी रिस्पॉन्सिबल थी बाइंग एंड सेलिंग को रेगुलेट करने को। देखो वैसे यूजुअली हमारी जो है डेमोक्रेसी है, ठीक है, हमारी जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो सरकार बताती नहीं है क्या रेट लेना है क्या रेट देना है, नहीं। पर फार्मिंग के केस में सरकार कई बार बताती है, क्योंकि फार्मिंग के केस में गरीब फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो सरकार बीच में आती है, मार्केट को रेगुलेट करती है और बताती है कि फार्मर्स को किस रेट पे तुम्हें बेचना है, इससे कम रेट पे तुम्हारा कोई सामान नहीं खरीदेगा, तुम्हें इतना रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो रेगुलेट करती है मार्केट को हमारे देश की सरकार। कैसे करती है? एपीएमसीज के थ्रू रेगुलेट करती है प्राइसिंग को, बाइंग एंड सेलिंग को, ठीक है, और इंश्योर करती है कि जितने भी फार्मर्स है उनको एक सही प्राइस मिले उनके प्रोड्यूस के लिए, ठीक है। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। सरकार ने बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, स्टोरेज से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके हर चीज बनाई है, वेयर हाउसेस बनाए हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाई है। देखो सरकार के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है FCI, जिसके वेयर हाउसेज में सरकार सामान को, खाने को प्रोड्यूस करती है, खाने को स्टोर करके वहां पे रखती है, ठीक है। वेस्टेज कम होती है, प्रिजर्व रहती है क्वालिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज दे रखी है सरकार ने, तो सरकार ने मार्केटिंग की फैसिलिटीज भी दे रखी है, सरकार ने सब कुछ किया है, मंडी बना दी है हमारे लिए, वेयर हाउस बना दे, बहुत कुछ सरकार ने किया है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए। फिर है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सेम वही है जैसे हमने पढ़ा क्रेडिट कोऑपरेटिव, कि फार्मर्स इकट्ठे मिलके थोड़ा सा पैसा पूल इन करते हैं, सारे फार्मर्स इकट्ठे मिलके अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सारे इकट्ठा मिलके पैक करते हैं, इकट्ठा मिलके ट्रांसपोर्ट करते हैं, सेम जगह पे सारे अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखेंगे, सेम मार्केट में ले जाके बेचेंगे, क्योंकि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो उनके पास पावर होगी, इंडिविजुअल बंदे के पास पावर नहीं होगी, ज्यादा लोग मिलकर करेंगे पावर भी होगी, सस्ता भी पड़ेगा, तो सब लोग मिलकर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे क्वेश्चन आता है, लिख के ले लेना फिर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सरकार ने और क्या क्या पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए? MSP, बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। MSP के अंडर सरकार ने बोला कि हम तुम्हें तुम्हारे प्रोड्यूस का मिनिमम कुछ तो प्राइस सेट करके देंगे, कि अगर तुम्हें सामान बेचना है 50 रुपए पर किलो के नीचे कोई भी तुमसे सामान नहीं खरीद सकता। तो सरकार ने बोल दिया 50 रुपए पर किलो का तुम्हें भाव मिलेगा ही मिलेगा तुम्हारी फसल के लिए। अगर कोई और नहीं खरीदता, अगर मार्केट में लोग बोलते हैं हम नहीं खरीदेंगे 50 रुपए का, हम तो 30 रुपए का खरीदेंगे, तो कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम 30 रुपए में बेचना मत। सरकार क्या बोलती है? फार्मर्स 30 रुपए में बेचना मत, तुम 50 रुपए में ही बेचना, कोई और नहीं खरीद रहा तो तुमसे कौन खरीदेगा? सरकार खरीदेगी, ठीक है। तो फार्मर्स को क्या बोला? तुम मिनिमम प्राइस पे ही बेचो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ही तुम अपना सामान बेचो। अगर उस मिनिमम प्राइस पे कोई और तुमसे सामान नहीं खरीद रहा तो गवर्नमेंट इज विलिंग टू बाय द गुड्स फ्रॉम द फार्मर्स। गवर्नमेंट जो है सारा सामान तुमसे खरीदेगी, तुम्हारी फसल तुमसे खरीदेगी। सरकार क्या करेगी? इतने सारे सामान का मंत्री इतना थोड़ी खा लेंगे, तो सरकार क्या करेगी? इससे बफर स्टॉक बना के रखेगी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउसेज होते हैं बड़े बड़े, FCI के वेयर हाउसेज में सरकार ने इस सारे फूड को इकट्ठा करके रखा हुआ है, इसका स्टॉक इकट्ठा करके रखा हुआ है। अब स्टॉक इकट्ठा करके क्या करेगी सरकार? पहली चीज इसको क्या करेगी सरकार? अपनी राशन की दुकानों के थ्रू बेचेगी। तो आप सबने सुना होगा राशन कार्ड इंडिया में हर किसी का बनता है, राशन की दुकानें खोली जाती है, फेयर प्राइस शॉप्स खोली जाती है, जहां पे व्हीट, राइस, केरोसिन, ये सारी चीजें बहुत सस्ते दाम पे गरीबों को बेची जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सरकार ने क्या बोला फार्मर्स को? तुम्हें तुम्हारे प्रोडक्ट का मिनिमम प्राइस मिलेगा, अगर कोई और नहीं खरीदेगा तो मिनिमम प्राइस पे तुमसे सरकार खरीदेगी। सरकार खरीद के क्या करेगी? अपने वेयर हाउसेज में रख देगी, बफर स्टॉक बनाएगी। इस स्टॉक का सरकार क्या करेगी? राशन की दुकानों के थ्रू गरीबों तक वो खाना पहुंचाएगी, गरीबों को खाना वो मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारा बफर स्टॉक बनेगा तो क्या होगा? कल को कभी भी फेमाइन आएंगे, भूखमरी की हालत आएगी, तो सरकार अपने बफर स्टॉक में से खाना निकालेगी और देश के लोगों को भूखा नहीं मरने देगी। तो ये तीनों है हमारे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स बेटा जी, इनको तो वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लेना, क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलो फिर आता है मेरे पास डाइवर्सिफिकेशन का टॉपिक, हमें डाइवर्सिफिकेशन भी अब करना पड़ेगा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का। डाइवर्सिफिकेशन का देखो मतलब क्या है कि तुम सिर्फ एग्रीकल्चर में मत सीमित रहो, तुम आज जिस तरीके का एग्रीकल्चर कर रहे हो तुम सिर्फ इसमें मत सीमित रहो, तुम और अलग अलग चीजों में भी जाओ और अलग अलग चीजें भी करो, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ एक ही चीज में सीमित मत रहो और कुछ नया ट्राई करो, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज अ वर्कफोर्स एब्जॉर्प्शन लिमिट
beyond which only potential is underutilized बट ऑल्सो प्रोडक्टिविटी स्टॉप्स ग्रोइंग। क्या बोला गया कि एग्रीकल्चर में ना, एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है ना, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। किसी भी तुम सेक्टर में कितने ही लोग, कितने ही करोड़ों लोग काम कर लेंगे, नहीं कर सकते ना, एक लिमिट होती है। उसके बाद अगर लोग काम करने आ भी रहे हैं तो उस सेक्टर का कोई भला होगा ही नहीं। एग्रीकल्चर में यही हो रहा है, एक लिमिट होती है कि कितने करोड़ों लोगों को एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट देगा। उस लिमिट से कई ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में हैं। क्यों? क्योंकि कहीं और नौकरी नहीं मिलती। तो उस वजह से लोग एक तरीके से काम तो कर रहे हैं पर फायदा कुछ नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर का। तो उन लोगों को एग्रीकल्चर छोड़ के किसी दूसरे काम में जाना चाहिए। तो इसने बोला क्या है कि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुई पड़ी है। ठीक है, फिर मेजॉरिटी ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस फ्लरिश थ्रू आउट द खरीफ एंड रबी सीजन। अब क्या बोला कि एग्रीकल्चर तो दो ही सीजन में होता है, या तो खरीफ सीजन में होता है या रबी सीजन में होता है, पूरे साल भर तो होता ही नहीं। इसके अलावा बाकी साल भर जो फार्मर्स हैं ना उनको पैसा मिलता है, ना इनकम आती है, ना कुछ आता है। ठीक है, तो उनको और भी तरीके ढूंढने पड़ेंगे। पीपल और तरीके ढूंढो पैसा कमाने के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फार्मर्स को बहुत सारी रिस्क भी हो सकते हैं। क्लाइमेट का रिस्क, ठीक है, रेनफॉल का, स्टोन हेल का, ड्रॉट का, फ्लड का, एनिमल का। अब ये सारे रिस्क भी हैं एग्रीकल्चर में, तो भी तुम्हें एग्रीकल्चर छोड़ के कुछ और करना चाहिए, नॉन रिस्की चीजें करनी चाहिए। और जो यूथ है, ठीक है, फॉर मोर देन 5 डिकेड्स इंडियन एग्रीकल्चर हैज फेस्ड सीरियस इश्यूज ड्यू टू राइज इन इनपुट कॉस्ट। तुम्हारे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ठीक है, यूथ जो है वो रिलक्टेंट है एग्रीकल्चर में आने के लिए। ठीक है, इसके अलावा फार्मर्स हैज बीन यूटिलाइजिंग द गवर्नमेंट प्रमोटेड ग्रीन रिवोल्यूशन क्रॉपिंग पैटर्न। फार्मर्स क्या कर रहे हैं, वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। एक बार राइस उगाओ, राइस के बाद वीट उगाओ, वीट के बाद फिर से राइस उगाओ, राइस के बाद फिर से वीट उगाओ। तो राइस वीट सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। सेम पैटर्न फॉलो कर करके हमारा जो लैंड है, उसकी जो सॉइल है, उसके न्यूट्रिशन खत्म हो जाएंगे। तो देखो एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। एग्रीकल्चर में रिस्क बहुत है, बारिश हो ना हो, एनिमल्स आ जाए, कुछ भी हो, पैसा कम है क्योंकि सारा साल नहीं होता, कुछ एक सीजन्स में ही होता है। एग्रीकल्चर में यूथ जाना नहीं चाहता। एग्रीकल्चर में तुम सेम ही क्रॉप पैटर्न फॉलो कर रहे हो, तो लैंड का, सॉइल का न्यूट्रिशन खत्म होता जा रहा है। तो इन सभी रीजंस की वजह से तुम सारे रूरल एरिया के लोगों प्लीज एग्रीकल्चर तो करो, पर उसके साथ साथ कुछ नई एक्टिविटीज में जाना शुरू कर दो, क्योंकि अब एग्रीकल्चर में ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो क्या नई एक्टिविटीज में जाएं, उनके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट क्या होगा? ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, इनेबल टू अर्न हायर लेवल ऑफ इनकम, ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और गरीबी से लोग बाहर निकल पाएंगे अगर डाइवर्सिफिकेशन करोगे। कैसे करोगे डाइवर्सिफिकेशन? दो तरीके से, अपने या तो क्रॉप प्रोडक्शन के पैटर्न को बदल लो या फिर प्रोडक्टिव एक्टिविटी को ही बदल लो। या तो तुम फार्मिंग को छोड़ के किसी और चीज में चले जाओ। ठीक है, पॉटरी में चले जाओ, हैन मुर्गी पालन तुम कर सकते हो। ठीक है, तुम टूरिज्म में जा सकते हो, कुछ दूसरा काम कर लो फार्मिंग को छोड़ के। ठीक है, या फिर अगर तुम फार्मिंग कर रहे हो, तो देखो जैसे यहाँ पे है, एक ही क्रॉप मत उगाओ, सिर्फ राइस उगाए, सिर्फ वीट उगाई, नहीं, एक ही जगह पे 1, 2, 3, 4 अलग अलग चीजें उगाओ। क्यों? क्योंकि कोई खराब होगी तो एक खराब होगी, कीड़ा लगेगा किसी एक में लगेगा, चारों तो नहीं खराब होंगी, तुम्हारी इनकम जीरो तो नहीं होगी। तो या तो एग्रीकल्चर को छोड़ दो, कोई नया काम पकड़ लो, एनिमल हस्बेंड्री, पॉटरी, मुर्गी पालन, कुछ भी और कर लो। ठीक है, टूरिज्म कर लो, आईटी में चले जाओ। या फिर अगर फार्मिंग करनी ही है तो ट्रेडिशनल तरीकों से मत करो, कोई नया तरीका अपनाओ जिसमें तुम एक नहीं 2, 3, 4 अलग अलग चीजें उगा रहे हो ताकि तुम्हारा रिस्क कम हो जाए। ठीक है, हर सीजन की क्रॉप उगाओ ताकि हर सीजन तुम्हारे पास पैसा आता रहे। तो क्या क्या है, या तो अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को चेंज करो, सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग की तरफ जाओ, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें पैसा ज्यादा बने, कैश क्रॉप्स की तरफ जाओ। ठीक है, प्राइम इंपॉर्टेंस दो तुम सीरियल्स को, ठीक है, दालें वगैरह वो सब चीजें उगाओ तुम। ठीक है, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम तुम करो। ठीक है, देयर इज अ नीड टू एनकरेज फार्मर्स टू टेक अप कल्टीवेशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, ताकि उनकी इनकम बढ़े, ताकि उनके रिस्क कम हो और वो पूरा साल इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन चीजें उगा सकें। आज की डेट में हमारे फार्मर एक ही चीज पे स्टक है, या राइस उगाएंगे या वीट, या राइस या वीट। तुम वो सब छोड़ो, तरह तरह की चीजें उगाकर तो देखो तुम्हारी इनकम कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज में जाओ। ठीक है, या तो तुम क्या कहते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज में चले जाओ। ठीक है, जैसे कि तुम इसमें अलग अलग चीजें कर सकते हो, जैसे कि तुम एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जा सकते हो, लेदर इंडस्ट्री में जा सकते हो, टूरिज्म में जा सकते हो, आईटी सेक्टर में जा सकते हो। इन सब में तुम्हारी इनकम भी ज्यादा होगी, तुम्हारा सीजनल फैक्टर भी खत्म हो जाएगा। पॉटरी कर लो, क्राफ्ट कर लो, हैंडलूम्स कर लो। ठीक है ना, तुम्हारा इसमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो जाएगी, गरीबी रेखा से भी तुम बाहर आ जाओगे, रिस्क भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम थोड़ा सा चेंज होके तो देखो। तो फार्मर्स तुम क्या करो, डाइवर्सिफिकेशन
प्रोटेक्शन करो, इससे भी रूरल एरिया की डेवलपमेंट होगी। और एक लास्ट टॉपिक आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, कि तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी जा सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या मतलब है कि तुम इस तरीके से फार्मिंग करो कि हम एनवायरमेंट को खराब ना करें। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेफ एंड हेल्दी फूड विदाउट लिविंग एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को खराब करे बिना तुम जो है फार्मिंग करो। इसमें तुम क्रॉप रोटेशन करते हो, केमिकल्स नहीं, ग्रीन मेन्योर को, ग्रीन कंपोस्ट को यूज करते हो, बायोलॉजिकल पेस्ट को यूज करते हो, केमिकल्स को, फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होंगे? इकोनॉमिक है, ये जो है इकोनॉमिकल है। क्यों? क्योंकि सब्सटीट्यूट है कॉस्टली इनपुट्स का, HYV सीड्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का। इसमें तुम्हें महंगी चीजें नहीं डालनी, तो ये सस्ता पड़ेगा। एनवायरमेंट का तो भला होगा ही होगा, जो इसको खाएगा, जो इंसान इसको खाएगा उसकी भी हेल्थ इंप्रूव होगी क्योंकि इसमें केमिकल फ्री होते हैं। सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल का, लैंड का भला होगा, सॉइल खराब नहीं होगी, सॉइल के न्यूट्रिशन बने रहेंगे। इनएक्सपेंसिव टेक्निक, टेक्निक बहुत सस्ती है, महंगी नहीं है, इनएक्सपेंसिव टेक्निक है। ठीक है, और जनरेट इनकम थ्रू एक्सपोर्ट। क्या कह रहे हैं? आज की डेट में डिमांड बहुत ज्यादा है ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स की। एक्सपोर्ट में इंडिया के लोग अभी इतना ऑर्गेनिक चीजों की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि ऑर्गेनिक चीजें महंगी हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो फार्मर्स क्या कर रहे हो? जाओ ऑर्गेनिक चीजें उगाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक में एक्सपोर्ट में डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये लेस पॉपुलर है, लोगों को पता ही नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसा कुछ होता है, वो हमारे लिए अच्छा है, तो लोग खरीदना ही नहीं चाहते। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो फार्मर उगा के करेगा क्या जब कोई खरीदेगा ही नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं है, यानी कि सरकार ने अभी इस पे काम किया नहीं है कुछ ज्यादा, इंफ्रा पे, मार्केटिंग पे। और लो यील्ड होता है। देखो HYV सीड्स जब आए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, कितने ही परसेंट से, 28% से एक ही साल में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, कितनी ज्यादा प्रोडक्शन होने लग गई थी केमिकल्स की वजह से। अब वैसे भी हमें पता है ना कि केमिकल्स का इंजेक्शन लगाया जाता है और कोई भी फ्रूट बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत मीठा हो जाता है ना, तो केमिकल्स की वजह से ज्यादा प्रोडक्शन होती है। तुम केमिकल नहीं डालोगे, प्रोडक्शन कम होगी पर अच्छी होगी। तो प्रोडक्शन कम होती है तो फार्मर्स बाजार में कम बेच पाएंगे, ठीक है ना, तो वो ज्यादा इनकम कमा नहीं पाएंगे। शॉर्टर फूड लाइफ, जब केमिकल नहीं डालोगे तो खराब जल्दी हो जाएगा सामान। ठीक है, और लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप, हर चीज को नहीं उगा सकते बिना केमिकल के, कुछ कुछ चीजों को ही उगा सकते हो, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। महंगा बिकता है, महंगा बिकने की वजह से डिमांड बहुत कम है। ठीक है, ऑर्गेनिक चीजों की। तो अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हो, चैलेंजेस आप देख सकते हो, इनकी हम बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है जी, चलो इसी के साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 होता है समाप्त। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जो था मेरा रूरल डेवलपमेंट का, पूरे का पूरा चैप्टर होता है खत्म। इसका पूरा माइंड मैप आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन पूरे के पूरे नोट्स का जो PDF का लिंक है वो भी आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उस पर PDF मिल जाएगा, तो उसकी टेंशन आप मत लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारे पास आता है हमारा चैप्टर नंबर 6 एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है जी, इसमें भी बेटा जी इस चैप्टर में से तो ना सवाल आता ही आता है। इस चैप्टर में से तो 2 से 3 क्वेश्चन भी कई बार हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चैप्टर 4, 5 और 6 तीनों एक ही यूनिट में से आते हैं, तो कई बार 6 के और में क्वेश्चन चैप्टर 4 का मिल जाता है। ठीक है, पर ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए है, काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है वर्कर। वर्कर कौन होता है जी? वर्कर हर वो इंसान जो कोई ना कोई काम कर रहा है, कोई ना कोई काम कर रहा है, उसको मैं वर्कर बोलती हूँ। चाहे वो अपने खुद के बिजनेस में काम कर रहे हैं, किसी और के बिजनेस में काम कर रहे हैं, चाहे वो एक लेबर है, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाला मैनेजर है, हर वो इंसान जो काम कर रहा है वो मेरे लिए वर्कर की कैटेगरी में आता है। हर वो इंडिविजुअल जो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में है ताकि वो पैसा कमा सके, हर उस इंसान को मैं वर्कर बोलती हूँ। ठीक है, बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है मेरे इकोनॉमिक सिस्टम में। बहुत सारे टाइप ऑफ वर्कर्स होते हैं अलग अलग देशों में, उन सबके अलग अलग टाइप्स की हम बात करेंगे, बट इनका बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि GDP में इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं, GDP बढ़ाते हैं, लोगों की इनकम बढ़ती है जब वो वर्कर बनते हैं, जब वो काम करते हैं तो उनकी इनकम बढ़ती है। तो देखो हमने यहाँ पे वर्कर दिखाया है, लेबर जो काम कर रही है एक्चुअल में। ठीक है ना, तो हमारी जो लेबर है जो काम कर रही है वो सारे के सारे जो है हमारे वर्क फोर्स में, हमारे वर्कर्स में आते हैं। कौन कौन आता है वर्कर में? देखो वर्कर में कौन कौन आता है। हर कोई जो अपने एम्प्लॉयर से सैलरी ले रहा है वो तो वर्कर है ही, लेकिन सिर्फ वो नहीं है वर्कर, वो तो वर्कर है, वो तो वर्कर है जो कहीं पे काम करता है, जाके सैलरी लेता है, वो तो वर्कर है, पर उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिसको मैं वर्कर बोलती हूँ। कौन कौन है? सबसे पहले इट इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपने आप के बिजनेस में काम कर रहे हैं, कोई शॉपकीपर, कोई बार्बर, कॉबलर, उनको भी मैं वर्कर बोलती हूँ। ठीक है ना, कोई ऐसा जो काम तो कर रहा है पर टेम्परेरी बीमारी की वजह से, किसी चीज से टेम्परेरी नहीं, वो
छुट्टी पे है, 2 दिन की, 2 हफ्ते की टेम्परेरी ब्रेक पे है, पर वैसे काम करता है, ठीक है, वैसे नौकरी लगी हुई है, पर अभी छुट्टी पे है, वो भी वर्कर में आता है, ठीक है। जो लोग मेन वर्कर की मदद कर रहे हैं वो लोग भी वर्कर में आते हैं। दोस हु आर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन व्हाटएवर कैपेसिटी आर वर्कर। तो जो अपने बिजनेस में काम कर रहा है, जो किसी दूसरे के अंडर जाके काम कर रहा है, जो काम तो करता है, नौकरी तो लगा हुआ है पर टेम्परेरी छुट्टी पे है, और जो मेन वर्कर की हेल्प करता है वो भी वर्कर की कैटेगरी में आता है। तो ये है मेरी ओवरऑल डेफिनेशन एक वर्कर की, ठीक है ना। इसके अलावा हमने अब ये हमारा कंक्लूजन है, वर्कर कौन है, वो सारे जो कोई काम कर रहे हैं, चाहे दूसरों के लिए चाहे खुद के लिए, ठीक है, उन सबको मैं वर्कर बोलती हूँ। वर्कर कैसे कैसे होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपने खुद के बिजनेस में काम कर रहे हैं, ठीक है, हु अर्न द लिविंग फ्रॉम एनी इंडिपेंडेंट परस्यूट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो अपने आप के फ्री बिजनेस में खुलेआम काम कर रहे हैं। फ्रीलांसर्स आ गए हैं आजकल, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, गिग वर्कर्स, कंपनी, ठीक है, जो बनाते हैं, ओनर जितने भी होते हैं किसी भी बिजनेस के, वो सारे सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं, वो सारे वर्कर हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। हायर्ड वर्कर जो किसी दूसरे के अंडर जाके काम कर रहे हैं उसको मैं हायर्ड वर्कर बोल रही हूँ, ठीक है, जो किसी के अंडर जाके काम कर रहे हैं, चाहे उनको वेजेस मिले चाहे उनको सैलरी मिले। जो रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरी मिलती है, जो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होती लेबर उसको वेजेस मिलती है, ठीक है। तो जब भी आप किसी के अंडर काम कर रहे हो और आपको आपके काम के बदले में आपका एम्प्लॉयर वेजेस दे रहा है, सैलरी दे रहा है, तो आप एक हायर्ड वर्कर हो, पर आप एक वर्कर हो। अब इसमें 2 लोग आएंगे, या तो रेगुलरली जो काम कर रहे हैं, जैसे कि एक स्कूल में टीचर है, रेगुलर काम कर रहा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर है, रेगुलर काम कर रहा है, ठीक है ना, तो वो रेगुलर सैलरीड वर्कर में आते हैं। इनको रेगुलर सैलरी मिलती है, इनको छुट्टियां भी मिलती हैं, इनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है, इनको और भी कई बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि रेगुलरली सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं, जो रेगुलर काम नहीं कर रहे, जिनको उनके एम्प्लॉयर ने रेगुलरली नहीं रखा हुआ। अब ये होते यूजुअली फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर। फैक्ट्री सारा दिन नहीं चलती, ठीक है, पूरा साल फैक्ट्री नहीं चलती, कभी फैक्ट्री बंद भी होती है, कभी फैक्ट्री में कम होता है काम, कभी ज्यादा होता है काम, कभी कम है काम, कभी ज्यादा है, कभी छुट्टियां हैं, कभी कुछ है, ठीक है, कभी मशीन खराब हो गई। तो फैक्ट्री में जो लेबर है उनको रेगुलर नहीं रखा होता, उनको ऐसा होता है कि जिस दिन काम ज्यादा है उस दिन ज्यादा लेबर को बुला लिया जाएगा, जिस दिन छुट्टी है उस दिन लेबर की छुट्टी है, लेबर को बुलाया ही नहीं जाएगा, जिस दिन जरूरत है उस दिन लेबर को बुलाया जाएगा, जिस दिन जरूरत है लेबर को नहीं बुलाया जाएगा जब जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कैजुअल वर्कर्स में हमारे वो सारे लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एंड उनको कोई रेगुलर इनकम नहीं मिलती, कोई इनको रेगुलर सैलरी नहीं मिलती, छुट्टी का पैसा नहीं मिलता, कोई पेंशन वेंशन कुछ नहीं मिलती, कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, रेगुलर वर्कर रेगुलर सैलरी मिलती है, हायर्ड वर्कर कैजुअल वर्कर को क्या होता है, सॉरी, हायर्ड वर्कर तो दोनों ही है, देखो हायर्ड वर्कर में तो दोनों ही आते हैं, रेगुलर वर्कर और कैजुअल वर्कर। रेगुलर वर्कर जो रेगुलर सैलरी मिल रही है, रेगुलर काम कर रहा है, हर रोज काम पे जा रहा है। कैजुअल वर्कर कभी जरूरत हुई तो काम मिला, नहीं जरूरत तो काम नहीं मिला, कोई रेगुलर सैलरी नहीं मिल रही, वेजेस मिलते हैं कभी कभी, ठीक है। इनको छुट्टी का भी पैसा मिलता है, इनको छुट्टी का पैसा नहीं मिलता, इनको पेंशन, ग्रेचुटी, ऐसे सारे बेनिफिट मिलते हैं, इनको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता। रिटायर हो गए तो कोई पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें उसके बाद, ठीक है। इसके अलावा जो रेगुलर सैलरीड वर्कर्स हैं ये आपस में साथ में मिलके ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, ठीक है। और नियरली 15% हमारे देश के जो लोग हैं वो रेगुलर सैलरीड वर्कर्स हैं। लेकिन कैजुअल वर्कर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह कोई बार्गेनिंग पावर इनके पास नहीं होती है, एंड यूजुअली 33% ऑफ जो मेरी वर्कफोर्स है वो कैजुअल वर्कर्स की होती है। तो 15% मेरे कौन है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज, और 33% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स कौन है, मेरी कैजुअल वर्कर्स, ठीक है जी। अब आता है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स कौन है, देखो लेबर फोर्स रिप्रेजेंट्स द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ग्रेटर इट इज मोर द ह्यूमन कैपिटल ऑफ अ नेशन। यानी कि फिर से सिंपल भाषा में बोला जाए तो हर वो इंसान जो काम कर रहा है, ठीक है, देखो ऑल द पर्सन हु आर वर्किंग, जिनके पास कोई नौकरी है, या फिर एंड दो नॉट वर्किंग आर सीकिंग एंड आर अवेलेबल फॉर वर्क आर डीम्ड टू बी इन द लेबर फोर्स। अब समझो वर्कर और लेबर का फर्क क्या है। वर्कर में हर वो इंसान आता है, वर्कर में हर वो इंसान आता है जो एम्प्लॉयड है, हर वो इंसान आता है जो एम्प्लॉयड है। लेकिन लेबर फोर्स में हर वो इंसान आता है जो एम्प्लॉयड है, प्लस हर वो इंसान भी आता है जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो वर्कर में हम सिर्फ उसको बोलेंगे जो एम्प्लॉयड है, लेकिन लेबर फोर्स में हम हर उस इंसान को बोलेंगे जो एम्प्लॉयड तो है पर साथ में जो अनएम्प्लॉयड है उसको भी मैं काउंट करूंगी। अब एक चीज देखो, तुम सब क्लास 12th के बच्चे, क्या तुम अनएम्प्लॉयड हो? नहीं, तुम्हें तो काम चाहिए ही नहीं, तुम तो काम ढूंढ ही नहीं रहे, तो तुम अनएम्प्लॉयड थोड़ी हो, तुम तो स्टूडेंट हो। लेकिन वो इंसान जिसने 12th कर ली, कॉलेज कर लिया, वो नौकरी ढूंढ रहा है पर नौकरी मिल ही नहीं रही, वो होगा अनएम्प्लॉयड, ठीक है। 3 तरीके के लोग हैं, जिनको नौकरी ढूंढी थी और नौकरी मिल गई, नौकरी कर रहे हैं, एम्प्लॉयड। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं और नॉकरी नहीं मिल रही,
अनएम्प्लॉयड। और जो लोग नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे इसलिए उनके पास नौकरी नहीं है, जैसे कि स्टूडेंट्स, जैसे कि ओल्ड एज लोग, जैसे कि हाउसवाइफ्स, जो नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे उनको मैं अनएम्प्लॉयड बेटा जी नहीं बोलूंगी। अनएम्प्लॉयड हर वो इंसान जो नौकरी ढूंढ रहा है पर मिल नहीं रही। इसमें हम स्टूडेंट्स को, ओल्ड एज लोगों को, हाउसवाइफ्स को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे। तो हर वो इंसान जो नौकरी कर रहा है या फिर नौकरी ढूंढ तो रहा है, ठीक है, और वो तैयार है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को, हर उस इंसान को मैं लेबर फोर्स बोलूंगी। तो जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम ढूंढ रहे हैं उनको मैं लेबर फोर्स बोलूंगी। तो टोटल एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड लोगों को मैं लेबर फोर्स में काउंट करूंगी, ठीक है जी। तो लेबर फोर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाए? हमारी जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, मेरे देश की जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, मैं अपने देश की अगर टोटल पॉपुलेशन में से क्या करूं, इन लोगों को माइनस कर दूं, इन लोगों को माइनस कर दूं तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी? लेबर फोर्स निकल के आ जाएगी। मैंने पहले भी बोला 3 तरीके के लोग होते हैं, एक कौन एम्प्लॉयड, एक कौन अनएम्प्लॉयड। इन दोनों को मिला के तो लेबर फोर्स बनती है। लेकिन एक और लोग हु आर नॉट सीकिंग वर्क, नॉट फाइंडिंग द वर्क, जो काम ढूंढ ही नहीं रहे। तो अगर मैं टोटल पॉपुलेशन में से उन लोगों को माइनस कर दूं जो काम ढूंढ ही नहीं रहे तो मेरी लेबर फोर्स आ जाएगी, ठीक है। तो किसको माइनस कर दूं? जो बेचारे अनफिट हैं, ओल्ड हैं, हैंडीकैप्ड हैं, जो काम करना नहीं चाहते, जो काम के लिए अवेलेबल नहीं है। इसमें आप लिख सकते हो जो स्टूडेंट है, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो काम ढूंढ ही नहीं रहे। अगर मैं टोटल पॉपुलेशन में से इन सभी लोगों को माइनस कर दूं तो मेरा लेबर फोर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। फिर आता है मेरे पास वर्क फोर्स। अब वर्क फोर्स में कौन कौन आता है? वर्क फोर्स में एक्चुअल में बस वही लोग आते हैं, एक तरीके से बोला जाए वर्क फोर्स जो है मेरे वर्कर के बराबर ही होती है। वर्कर और वर्क फोर्स तुम सेम ही इंसान को बोल सकते हो। जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं मैं उनको वर्क फोर्स में काउंट करती हूँ, किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, चाहे किसी के पास जाके, चाहे अपने खुद के बिजनेस में, ठीक है। अब लेबर फोर्स क्या थी? लेबर फोर्स क्या थी? एम्प्लॉयड लोग प्लस अनएम्प्लॉयड लोग। वर्क फोर्स क्या है? सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयड लोग, जो कि वर्कर भी जिसको मैं बोल सकती हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं क्या करूं, अनएम्प्लॉयड लोगों को अगर मुझे फाइंड आउट करना है, अगर मुझे अनएम्प्लॉयड लोगों को फाइंड आउट करना है तो मैं लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर दूंगी, क्योंकि वर्क फोर्स इज इक्वल टू एम्प्लॉयड, तो इसको मैं वर्क फोर्स बोल सकती हूँ। तो लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे देश में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं मैं वो यहां से कैलकुलेट कर लूंगी, ठीक है। तो मैंने यहां तक अभी आपको क्या बताया कि वर्कर कौन है, जो कि हर वो इंसान जो काम कर रहा है, चाहे किसी के अंडर, चाहे अपने लिए। लेबर फोर्स कौन है? मेरे देश की टोटल एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड जनता, और वर्कर को ही मैं यहाँ पे वर्क फोर्स भी बोल रही हूँ कि जितने टोटल एम्प्लॉयड लोग हैं वो वर्क फोर्स में आते हैं। अनएम्प्लॉयड लोग कैसे निकालोगे? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, अनएम्प्लॉयड लोग आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिर आता है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि अगर मेरे देश में टोटल 100 लोग रहते हैं, उन 100 लोगों में से कितने लोग काम कर रहे हैं, वो होगा मेरा वर्कर पॉपुलेशन रेशो, वो होगा मेरा वर्कर पॉपुलेशन रेशो, कि अगर मेरे देश में 100 लोग रहते हैं, 100 में से कितने लोग काम करते हैं। हमारे देश में ये रेशो है अप्रॉक्स 33%, यानी कि अप्रॉक्स 1/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज वर्किंग, और जो बाकी के 2/3 लोग हैं मेरी पॉपुलेशन के, वो कोई काम नहीं कर रहे, या तो वो ओल्ड हैं, या वो बीमार हैं, या वो छोटे बच्चे हैं, या वो हाउसवाइफ है, वो काम नहीं कर रहे, वो डिपेंडेंट है। वो 2/3 लोग डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? उन 1/3 लोगों के ऊपर जो एक्चुअल में देश में काम कर रहे हैं। तो अगर मेरे देश में 100 लोग हैं, 100 में से मैं कहती हूँ 30 लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो बाकी के बचे हुए 70 लोग हैं जो काम नहीं कर रहे, वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है कि ये पैसा कमाएंगे, पैसा कमाकर लाएंगे और इनका घर चलाएंगे। तो 70 लोग इन 30 लोगों पे डिपेंडेंट है। तो किसी भी देश के लिए यही अच्छा है कि जितना ज्यादा अच्छा वर्कर पॉपुलेशन रेशो होगा, उतने ज्यादा लोग तुम्हारे काम कर रहे होंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा तुम्हारा देश का कंडीशन होगा, ठीक है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या है? इंडिकेटर which is used to analyze the employment situation in a country. It is calculated by dividing total number of workers by the population and multiplying by 100, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं टोटल में यहाँ पे देखूं, करीब करीब मेरी जो वर्कर पॉपुलेशन रेशो है 34.7% के करीब है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे इंडिया की जो वर्कर पॉपुलेशन रेशो है वो करीब 34.7% के करीब है, जो कि मैंने बोला था कि करीब 1/3 हमारी जो पॉपुलेशन है वो काम कर रही है, और बाकी की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो इन्हीं 34% लोगों पे, इन्हीं 1/3 लोगों पे जो है डिपेंडेंट है। अगर मैं रूरल अर्बन स्प्लिट देखूं तो रूरल एरिया में 51.7% मेन
यानी कि ऑलमोस्ट आधे लोग मेन काम करे, पर विमेन सिर्फ 17% है जो काम करे। तो यानी कि टोटल रूरल पॉपुलेशन में से सिर्फ 35% लोग काम करे, बाकी इन पे डिपेंडेंट है। अर्बन एरिया में भी मेन बहुत ज्यादा है, विमेन बहुत कम है, तो अप्रॉक्स 33% 34% लोग रूरल अर्बन एरिया में भी काम कर रहे हैं। एंड पूरे देश भर में देखा जाए तो पूरी पॉपुलेशन में से सिर्फ 34.7% यानी कि करीब 1/3 पॉपुलेशन मेरी काम कर रही है, बाकी की 2/3 पॉपुलेशन इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आपको जो क्वेश्चन आएगा, आपको कोई ना कोई एक ऐसा टेबल दे दिया जाएगा, चाहे जेंडर के बेसिस पे, चाहे रूरल अर्बन के बेसिस पे, चाहे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के बेसिस पे, किसी ना किसी एक बेसिस पे तुम्हें एक ऐसा टेबल दे दिया जाएगा और इस टेबल के बेसिस पे तुम्हें बोला जाएगा कि जैसे यहाँ पे हमने करके दिखाया है तुम्हें प्रॉपर इस तरीके से एक्सप्लेनेशन देना है। तो जैसे तुम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दोगे कि रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, देखो रूरल एरिया में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, 35 उधर 33 है, रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की तुम यहाँ पे बात कर दोगे, एजुकेशन लेवल की थोड़ी सी बात तुम कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कि अर्बन एरिया में तो लोग पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं, रूरल एरिया में लोग पढ़ाई छोड़ के काम में लग जाते हैं, तो इसलिए रूरल एरिया में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, हायर प्रोपोर्शन ऑफ मेल, फीमेल को काम नहीं करने दिया जाता, घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, तो फीमेल जो है वो ज्यादा काम कर नहीं पाती। मोर विमेन वर्कर्स इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में ज्यादा विमेन वर्कर्स हैं, यहाँ पे 17% विमेन है, यहाँ पे 14% विमेन है। ठीक है, तो मोर विमेन है जो रूरल एरिया में काम कर रही है। एंड माइंड यू दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा है कि रूरल एरिया में ज्यादा विमेन है, अर्बन एरिया में कम विमेन है। देखो इसका क्यों है, क्योंकि रूरल एरिया में लोग काम कर लोग घर पे रह नहीं सकते, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है। रूरल एरिया में ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ एक मेल काम करे और उसके पैसे से, उसकी इनकम से पूरा घर चल जाए, हो नहीं सकता। अर्बन एरिया में एक इंसान के पैसे से, इनकम से घर चल जाता है, पर रूरल एरिया में हो नहीं पाता, तो विमेन भी काम साथ में करती है, छोटे मोटे काम विमेन भी करती है। ठीक है, तो रूरल एरिया में ज्यादा विमेन है। ठीक है, अंडर एस्टिमेशन ऑफ विमेन वर्कफोर्स, द नंबर ऑफ विमेन वर्कर्स इन अ कंट्री इज जनरली अंडर एस्टिमेटेड। ये भी बोला गया है कि विमेन जिस तरीके के काम करती है, जैसे कि विमेन सारा दिन घर पे काम करती है, उसको कोई काउंट ही नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसका पैसा नहीं दिया जाता। ठीक है, विमेन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत काम करते हैं, उसको काउंट ही नहीं करते, उसको तो हम अनएम्प्लॉयड में बोलते हैं। ठीक है ना, तो विमेन को अंडर एस्टिमेट भी किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये एक्सप्लेन करी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ अबव टेबल, इसमें कुछ नया नहीं बताया, जो इस टेबल में लिखा है उसी टेबल को वर्ड्स की फॉर्म में हमने लिखा है नीचे, जो कि आप एक बार पढ़ सकते हो। बट इसके ऊपर बेटा जी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इसमें रूरल अर्बन का कंपैरिजन करके मुझे बताओ। अब रूरल अर्बन का कंपैरिजन करते वक्त आपने इन नंबर्स का यूज करना है, इन नंबर्स की मदद से तुमने वही चीजें नीचे बतानी है कि रूरल एरिया में विमेन ज्यादा है, अर्बन एरिया में विमेन कम है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है, दिस दैट, वही कंपैरिजन करके बताना है। छोटे मोटे कोई रीजन जो तुम्हें पता है वो रीजन दे सकते हो, पर अगर रीजन नहीं भी पता तो भी नॉर्मल कंपैरिजन करके दिखा दो ऑन द बेसिस ऑफ टेबल, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर। ठीक है, फिर आती है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर में से काफी बार इस पे क्वेश्चन बनता है। इनफॉर्मलाइजेशन का देखो क्या मतलब है, मैंने ऊपर बोला था कुछ तो होते हैं रेगुलर सैलरीड वर्कर्स, कुछ होते हैं कैजुअल वर्कर्स। हम क्या बोल रहे हैं, हमारे देश में ना जो कैजुअल वर्कर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज कम होते जा रहे हैं। अब इसमें इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, देखो वैसे भी मैंने बोला था मेरी पूरी जो है वर्कफोर्स में सिर्फ 15% लोग रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज है और 33% लोग कैजुअल वर्कर्स हैं। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली कैजुअल वर्कर्स ज्यादा है। इनफॉर्मलाइजेशन में भी कुछ ऐसा ही बोला गया। इनफॉर्मल का मतलब होता है, देखो क्या, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर्स टू सिचुएशन वेयर वर्कफोर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर इंक्रीज टू द टोटल वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री। देखो इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब है एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा बिजनेस जिसके पास लेस देन 10 हायर्ड वर्कर्स हैं। एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा बिजनेस जिसके पास लेस देन 10 हायर्ड वर्कर्स है, यानी कि एक ऐसा स्मॉल बिजनेस जिसमें 10 से भी कम लोग हायर्ड वर्कर्स हैं। अगर ऐसे बिजनेस में कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो वर्कर इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है। ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे इनफॉर्मल सेक्टर। देखो इनफॉर्मल सेक्टर हम किसको बोलेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट फोकस ऑन प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, वो सारे बिजनेस होते हैं जो 10 से कम लोगों को हायर कर रखे हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर में यूजुअली प्राइमरी सेक्टर में काम किया जाता है। फॉर्मल सेक्टर में वो बिजनेस होते हैं जिनके पास एटलीस्ट 10 या 10 से ज्यादा फॉर्मल जो है हायर्ड वर्कर्स होते हैं। ठीक है, द फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल द कंपनीज वेयर द एम्प्लॉइज हैव रेगुलर एंड गारंटीड वर्क एंड वेजेस। रेगुलर काम यहाँ पे होता है। ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट या बैंक्स, रेलवेज, इन सभी चीजों को हम फॉर्मल सेक्टर में काउंट करते हैं। यहाँ पे वर्कर अपना ट्रेड यूनियन बना पाते हैं। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ हैविंग सो मेनी बेनिफिट, सिर्फ 6% जो टोटल वर्कफोर्स है वो फॉर्मल सेक्टर में काम करे, 94% ऑफ हमारी पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है। द वर्कर्स वर्किंग इन फॉर्मल
आर नोन एज फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। उनका पैसा ज्यादा, इनकम ज्यादा मिलती है, पेंशन, ग्रेचुटी, ऐसे सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी उनको मिलते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है, यूजुअली प्राइमरी प्रोडक्शन में काम आते हैं, यूजुअली एग्रीकल्चर जैसे छोटे मोटे कामों में, एग्रीकल्चर जैसे बिजनेस में, छोटे स्मॉल स्केल बिजनेसेस में हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ना एक फैमिली काम कर रही है, वहां पे वर्कर्स को हायर नहीं किया गया है, तो प्राइमरी सेक्टर में हमें देखने को मिलता है, स्मॉल स्केल बिजनेस में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पीपल हु वर्क एज रैग पिकर्स, मनी लेंडर्स, ब्रोकर्स, वो इसमें काम करते हैं, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है कि फिक्स नौकरी मिलेगी, हर महीने काम मिलेगा, हर दिन पैसा मिलेगा, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। कोई छुट्टियां नहीं है, कोई ग्रेचुटी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, सरकार भी काफी बार देखती नहीं है। एंड 94% ऑफ जो मेरी टोटल वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में। इसी को मैंने बोला है इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन इसी को बोला जा रहा है कि पहले तो कम लोग थे जो इनफॉर्मल सेक्टर में थे, अब बढ़ते जा रहे हैं, अब ज्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर में जाते जा रहे हैं। कितने? 94% ऑफ वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है, सिर्फ 6% ऑफ द वर्कफोर्स फॉर्मल सेक्टर में है। इसी को इनफॉर्मलाइजेशन बोला जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर का स्प्लिट। तो टोटल अगर 443 मिलियन वर्कर हैं मेरे देश में, उसमें से टोटल जितने भी मेरे देश में वर्कर्स है, टोटल मेरे देश में कितने होंगे? 473 मिलियन वर्कर होंगे। उसमें से 443 मिलियन वर्कर इनफॉर्मल सेक्टर में है और 30 मिलियन वर्कर ओनली फॉर्मल सेक्टर में है। यहाँ पे फिर से मेरे पास एक टेबल है, टेबल के बेसिस पे स्प्लिट है, ठीक है, मेल फीमेल के बेसिस पे, फॉर्मल इनफॉर्मल के बेसिस पे, और उसी को हमने यहाँ पे वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है। तो आपको टेबल को इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि आप बता दोगे कि मेल्स जो हैं वो हमेशा ज्यादा हैं, फीमेल कम है, इनफॉर्मल सेक्टर में इतना ज्यादा है, फॉर्मल सेक्टर में इतना कम है। वो सारी चीजें वही सेम चीजें आप यहाँ पे स्प्लिट करके बताओगे। उसी को परसेंटेज की फॉर्म में बता दो, ये 94% है, ये सिर्फ 6% है, ठीक है ना। उसी को आप यहाँ पे स्प्लिट करके बता सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली डेटा आपको दिया है, उसी डेटा को आपने वर्ड्स की फॉर्म में बताना है। लास्ट टॉपिक इसका आता है मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। अनएम्प्लॉयमेंट हमें पता ही है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? कंडीशन जहां पे लोग काम करने को तैयार हैं, लोग काम कर सकते हैं, लोग काम करने को तैयार हैं, लोग करंट वेज रेट पे काम करने को तैयार है, पर फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ? अनएम्प्लॉयमेंट। लोग काम करने को तैयार है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को तैयार है, फिर भी काम नहीं मिल रहा, तो उसको मैं अनएम्प्लॉयमेंट बोलती हूँ, ठीक है। सम स्किल्ड वर्कर्स स्ट्रगल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। काफी लंबे टाइम तक जब लोगों को काम नहीं मिलता, इवन स्किल्ड लोगों को भी काम नहीं मिलता, ठीक है। कई बार लो स्किल्ड लोगों को तो मिलता ही नहीं है, ठीक है, बट स्किल्ड लोगों को भी काफी बार बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप की होती है? पहले तो छुपी हुई, जो फार्मिंग में देखने को मिलती है कि जहां पे 4 लोगों की जरूरत है वहां पे 6 लोग काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाकी के 2 लोगों के पास कहीं और जाने को है नहीं ना, तो वो सोचते हैं अपने फैमिली के फार्म पे ही काम कर लेते हैं, अपने फैमिली बिजनेस में ही काम कर लेते हैं, बाहर तो कोई नौकरी मिल नहीं रही। अरे उनको कौन समझाए कि ये जो एक्स्ट्रा 2 लोग हैं इनकी जरूरत ही नहीं है, इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये नहीं भी होंगे तो भी बिजनेस उतना ही प्रॉफिट करेगा, अगर ये होंगे तो भी उतना ही पैसा कमाया जाएगा, तो इनके होने ना होने से कोई पैसों में वृद्धि नहीं हो रही। तुम ना भी करो काम तो भी चलेगा, तो तुम बस दिखाने को हो कि भाई नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं, एक्चुअल में तुम कर नहीं रहे हो, एक्चुअल में तुम छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो, ठीक है। कॉजेस क्या है इसके? क्योंकि लोग क्या करते हैं, फोर्स हो जाते हैं अपनी फैमिली फार्म पे काम करने को, क्योंकि और कहीं नौकरी तो मिल नहीं रही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीज्ड बाय स्मॉल लैंड होल्डिंग्स एंड फैमिली साइज ग्रोथ। लैंड छोटा है, फैमिली बड़ी है, पूरी फैमिली छोटे से लैंड पे काम कर रही है, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। सिंपल। सीजनल है, क्यों? क्योंकि फार्मिंग सीजनल है, ठीक है। फार्मिंग जो है क्या कहते हैं, सीजनल है। तुम्हें साल के कुछ 2, 4, 6 महीने तो काम मिलेगा, पर 2, 4, 6 महीने काम नहीं भी मिलेगा, उस टाइम पे तुम अनएम्प्लॉयड बैठे हो। तुम्हें तो लगता है हम तो काम करते हैं, हम तो फार्मिंग करते हैं, पर तुम्हें ये कौन बताए कि साल के 6-8 महीने ही काम करते हो, 2-4 महीने तो फालतू बैठते हो, घर पे खाली बैठते हो, जब तुम्हें काम नहीं मिल पाता, जब तुम्हें फार्मिंग में कोई काम होता नहीं। और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ही होता है कि तुम काम करना चाहते हो, काम ढूंढ भी रहे हो, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को तैयार भी हो, पर फिर भी तुम्हें काम नहीं मिल रहा, तो तुम ओपन अनएम्प्लॉयड हो, या उसको सिंपली अनएम्प्लॉयड भी बोला जाता है, ठीक है। कॉजेस क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट होती क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, तो लोग बढ़ते जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ नहीं रही हैं। फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो रिसोर्सेज पे ओवरबर्डन होता जा रहा है। एग्रीकल्चर सीजनल है, तो कुछ सीजन तो काम मिलेगा, कुछ सीजन काम नहीं मिलेगा, और हमारे देश की स्टिल 60-65% पॉपुलेशन
एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, करे तो करे क्या भाई अब, है ना जी। उधर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो काम होता नहीं, वहां पे क्या हो रही है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इरिगेशन फैसिलिटी खराब है, यानी कि एग्रीकल्चर पे ही हर कोई डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर के हाल बुरे है। एग्रीकल्चर में ही फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडीज कुछ नहीं मिल रहा फार्मर्स को, तो एग्रीकल्चर के हाल बुरे हैं, ठीक है ना। एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा है कि लोग चाह के भी कहीं नौकरी नहीं कर पा रहे। लोगों को नौकरी कब मिले, तब मिले जब वो पढ़ाई करे। तो रूरल एरिया में वैसे भी पढ़ाई कम है, स्कूल्स कम है, ठीक है। इंजीनियर्स, एमबीएस, डॉक्टर्स ये लोग कम है, ठीक है। अच्छा अगर है भी तो फिर बहुत बुरी हाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम के। अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं है, तो उस वजह से हमारे लोग ज्यादा पढ़ लिख के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज भी खत्म होती जा रही हैं। अब स्मॉल इंडस्ट्रीज ना हमारे देश की सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। सबसे लार्जेस्ट कौन होता है, एग्रीकल्चर। सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कौन है, हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज। वो स्मॉल इंडस्ट्रीज खत्म होती जा रही है, क्यों? क्योंकि हम फॉरेन से सामान मंगवा लेते हैं सस्ते में, इंडिया में बेच देते हैं। इन छोटी इंडस्ट्री से कोई खरीद ही नहीं पा रहा, तो ये भी खत्म होती जा रही है। इंडस्ट्री खत्म हो गई तो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर थे, तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी खत्म होती जाएगी। लोगों के पास सेविंग्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोग अपना खुद का बिजनेस करे कहां से? अगर पैसा होता अपना बिजनेस कर लेते, अपना बिजनेस करने का पैसा है नहीं, नौकरी है नहीं, तो लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। लिमिटेड लेबर और मोबिलिटी, लेबर ना एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा नहीं पाती, एक इंडस्ट्री को छोड़ के दूसरी इंडस्ट्री जा नहीं पाती, एक जगह को, एक शहर को छोड़ के दूसरी जगह बहुत बार जा नहीं पाती, जिसकी वजह से लोगों को अनएम्प्लॉयड ही बैठना पड़ता है। छोटे शहरों में काफी बार अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, बड़े शहरों में अपॉर्चुनिटीज होती हैं, पर लोग अपनी फैमिली को, अपने जगह को छोड़ के नहीं जा पाते। और बड़े शहर में जाओगे तभी नौकरी मिलेगी, बड़े शहर में जा नहीं रहे हो, छोटे शहर में अनएम्प्लॉयड बैठे हो, वो बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। एंड लास्टली मेरे पास आता है आगे लो कैपिटल फॉर्मेशन। लो कैपिटल फॉर्मेशन में मतलब है कि वही कि हमारे पास कैपिटल ही नहीं है कि हम बिजनेस खोल सके, ज्यादा पैसा ही नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में कंपनीज के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जॉब्स क्रिएट कर सके, ठीक है। और फैमिली प्लानिंग बहुत बुरी है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। फैमिली प्लानिंग है नहीं हमारे देश में अच्छे से। चाइना तो ले आया था 2 चाइल्ड पॉलिसी, 1 चाइल्ड पॉलिसी, हमारे देश में ऐसा है नहीं है, ठीक है। तो ये दिक्कत भी है, ठीक है जी। रेमेडियल मेजर्स सही क्या क्या हो सकता है, ऊपर मैंने बताई क्या क्या प्रॉब्लम थी। अगर उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यही सोल्यूशन है ना। तो सोल्यूशन क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, पहला पॉइंट था, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एग्रीकल्चर में इरिगेशन नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, वो बढ़ा दो। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर दो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इंप्रूव करो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करो। एजुकेशन अच्छी नहीं है, उसको इंप्रूव कर दो। ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग करो, हम ह्यूमन रिसोर्स की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करो, एजुकेशन दो, हेल्थ दो, ट्रेनिंग, माइग्रेशन, हर चीज उनको दो ताकि वो अच्छे से काम कर सके, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स लेकर आओ जहां पे लोगों को काम सिखाया जाए, ट्रेन किया जाए और उनको काम दिया जाए। स्मॉल बिजनेस खत्म होते जा रहे हैं, उनको एनकरेज करो। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसको कंट्रोल में लेकर आओ, ठीक है ना। तो जो कुछ ऊपर हमने बोला कि ये प्रॉब्लम्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, रेमेडी हो जाएगा, मेरा सोल्यूशन हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट का। लास्ट मेरे पास आता है टॉपिक गवर्नमेंट पॉलिसी का, सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है। देखो, तो सरकार ने बहुत सारे जो है एफर्ट्स लिए हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी देती है सरकार, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी देती है सरकार, अपनी खुद की सरकारी कंपनियों के थ्रू नौकरियां बनाती है सरकार, बहुत सारी मुहिम चलाती है, ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलाती है, जैसे कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार योजना, ठीक है। अब सरकार बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है, क्यों चला रही है? ताकि गरीबी से बाहर निकाला जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को अच्छा काम मिले, ताकि लोग पैसा कमा सके, उनको इनकम मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, हमारे देश की डेवलपमेंट हो। तो सरकार ने बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम चलाए हैं ताकि हमारे देश का जो यूथ है उसको नौकरी मिल सके। यहाँ पे हम आते हैं एंड ऑफ दिस चैप्टर पे, ठीक है। आप इस पूरे चैप्टर का माइंड मैप देख सकते हो, ठीक है जी। इसके साथ हमारी ये वीडियो होती है समाप्त, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 को किया है खत्म। पूरे चैप्टर के हर चीज के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अगर मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स के हो तो चैनल का लिंक भी मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके उस चैनल पे मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स देख सकते हो। इको और अकाउंट्स का अगर पेपर तुम्हें अच्छे से करना है तो बेटा इस चैनल को फॉलो कर लो। हर एक चीज इको अकाउंट से रिलेटेड इस चैनल पे रेगुलरली आएगी, पिछले कई दिनों से आ रही है। जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता तब तक आएगी, जब तक सीयूटी नहीं दे देते तब तक आएगी। तो हम तुम्हारे साथ हैं, बस तुम अपना एम हाई रखो, एक अच्छे कॉलेज का सपना लो और 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेने का तुम सपना रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में रात को 8 बजे अकाउंट्स की वीडियो के साथ।